24 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अगले सुबह जिनसी नामजू को कैसे भी करके साइकोलॉजी के पास लेकर जाती है और नामजू जिनसी को बिजी देखकर वो यहाँ से जाने लगती है। तो जिनसी उसे बोलती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये सुनकर नामजू तो खुशी से यहाँ से जाने लगती है। तभी जिनसी उसकी पैर में गिर जाती है और वो ड्रामा करने लगती है। ये देखकर नामजू उसके पास आकर उसे बोलती है कि ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, लेकिन तुम ये ड्रामा करना बंद करो। और उसके बाद जिनसी जाकर डॉक्टर से मिलती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि नामजू का हालत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका वजह तुम हो। पहले वो काफ़ी अकेला रहता था और अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाता था, लेकिन अब उसके पास तुम हो और उसे कोई ऐसी पर्सन की ज़रूरत है जो कि उसकी बुरे टाइम पर उसके साथ दे सके। इसलिए तुम्हें उसकी मदद करना होगा और उसकी दिल में जो डर है उसे तुम्हें भगाना होगा। और उसके बाद जिनसी काम पर लग जाती है और वो घर में दोनों होती हैं। तो जिनसी नामजू को पूछती है कि तुम सबसे किस टाइम को सबसे ज़्यादा डरते हो। अगर तुम चाहो तो इसके बारे में तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताओगे तो तुम्हारे दिल में जो डर है वो कभी भी दूर नहीं होगा। इसलिए नामजू उसे बताई थी कि मैं सबसे उसी टाइम को ज़्यादा डरती हूँ जिस टाइम पर मेरी भाई की डेथ हुई थी। और उसे बताती कि जब मेरे हाथों से रूबिक्स क्यूब गिर गया था तो मैं भीड़ में चला गया था उसे लेने के लिए। तभी वहाँ पर भागदौड़ शुरू हो गया और नामजू की भाई नामजू को तो एक सेफ जगह में पहुँचा दिया, लेकिन उसी भागदौड़ में उसकी भाई की डेथ हो गई। इसलिए नामजू हमेशा उस रूबिक्स क्यूब को अपने पास रखती है ताकि उससे और कोई भी गलती ना हो। तो जिनसी उसे बोलती है कि तुम जब तक ये रूबिक्स क्यूब को अपने पास रखोगे तुम तुम्हारी पास्ट से नहीं निकल पाओगी और तुम्हारा दर्द कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बोलकर वो नामजू से उसकी रूबिक्स क्यूब को छीनने लगती है, लेकिन नामजू अपनी क्यूब को लेने के लिए वापस आती है। तभी जिनसी के हाथों से वो रूबिक्स क्यूब नीचे गिर जाती है और वो टूट जाती है और जिनसी जाती है उस रूबिक्स क्यूब को उठाने के लिए। तभी वो देखती है कि उसी क्यूब में उसी का ही सिग्नेचर है, यानी कि ये क्यूब उसी का है। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिनसी जब छोटा था तो वो रूबिक्स क्यूब को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो रो रहा था। तभी नामजू का भाई उसके पास आया था और उस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर उसे दे दिया था। और जिनसी वही लड़की है जिसे नामजू बचपन में प्रॉमिस किया था कि वो लेक्जिंग लिंक की एनिमेशन बनाएगा। और प्रेजेंट में आकर जिनसी नामजू से माफ़ी मांगती है कि अगर मैं बचपन में वो रूबिक्स क्यूब तुम्हारे भाई को नहीं दिया होता तो आज शायद तुम्हें ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता। और जिनसी नामजू को बताई थी कि बचपन में मुझे भी उस रूबिक्स क्यूब के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन तुम्हारी भाई ने मुझे बोला कि जब तुम उसके साथ खेलते हो तो तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हो, इसलिए मैंने बचपन में एक क्यूब तुम्हें दे दिया था। और ये सारी बातें नामजू सुनकर जिनसी को बोलते हैं कि अगर ये सारी गलती तुम्हारी वजह से हुई है तो तुम्हें इन सब का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो जिनसी उसे पूछती है कि मैं इन सब का रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँगा। तो नामजू उसे बोलती है कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी और हमेशा अपने दिल में मुझे ही रखोगी और मेरे अलावा अपने दिल में और किसी को भी नहीं रखोगी। तो जिनसी उसे बोलती है कि ठीक है, आज के बाद तुम्हारे नाम और मेरी नाम जुड़ गया है और मैं तुम्हारे अलावा मेरे दिल में और किसी को भी नहीं रखूँगी और तुम मेरी इजाज़त के बिना तुम रो भी नहीं सकते। और उसके बाद जिनसी नामजू की डर भगाने के लिए उसे बच्चों की भीड़ में लेकर जाती है। तो नामजू बोलते है कि अगर मैं भीड़ में जाऊंगा तो भीड़ ही मुझे खड़ा लेगा। तो जिनसी उसे बोलते है कि पहले हम बच्चों के बीच में ट्राई करेंगे और उसके बाद हम बड़े लोगों के बीच में ट्राई करेंगे। बोलकर वो नामजू को बच्चों की भीड़ में लेकर चली जाती है। और नामजू तो पहले तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होती है, लेकिन वो बाद में बच्चों के साथ भी मस्ती करने लगती है और वो दोनों वहाँ पर तो बहुत ही अच्छा से टाइम स्पेंड करते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर लो सारे इन्वेस्टर को बोल रही होती है कि नामजू की कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने के लिए। और एक बार जब नामजू को पता चलती है तो वो मिस्टर लो से मिलने के लिए आती है और उन्हें लेक्जिंग लिंक के लिए एक चांस मांगती है। तो मिस्टर लो बोलती है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता, अगर तुम सारे शेयर होल्डर को मना लोगे तो शायद तुम्हारी काम हो सकती है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे। तो नामजू ने हाँ बोलती है। और यहाँ पर मिस्टर लो को ऐसा लग रही होती है कि नामजू इतना इन्वेस्टर के सामने ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि नामजू
को क्राउडफोबिया है और मिस्टर लू ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। और शाम में नामजू अपनी रूम में होती है और वो कुछ सोच रही होती है और उसके बाद वो जिनसी के रूम में जाती है। तो जिनसी उसे बताती है कि कल तुम्हारी मीटिंग है इसलिए तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। तो नामजू बताती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और यहाँ पर जिनसी समझ जाती है कि नामजू ड्रामा कर रही है, फिर भी उसे अपने पास रखने के लिए मान जाती है। और अगले दिन जैसे ही नामजू मीटिंग पर जाती है तो जिन उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी बदले मीटिंग अटेंड कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन नामजू उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं मीटिंग अटेंड कर दूंगा। तभी जिनसी उसे रोकती है और उसे एक चश्मा पहना देती है और उसे बताती है कि ये तुम्हारी सीक्रेट वेपन है, बोलकर उसे अंदर भेज देती है। और नामजू आती है, बहुत ही अच्छे तरह से प्रेजेंटेशन देती है। और यहाँ पर जिनसी नामजू को ऐसी प्रेजेंटेशन देता हुआ देख कर वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और मिस्टर लू नामजू को ऐसी प्रेजेंटेशन देता हुआ देख कर वो तो हैरान हो जाती है और अपने प्लान काम नहीं करता, इसलिए वो मीटिंग के बाद जिन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे पूछती है कि नामजू जिनसी से शादी क्यों कर रहा है। तो जिन बताती है कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है। तो मिस्टर लू जिन को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो जिन को एक फाइल देती है और उसे बताती है कि नामजू की फादर की डेथ से पहले उन्होंने अपनी 5% शेयर जिनसी को फादर को दिया था और नामजू उसी शेयर को पाने के लिए वो जिनसी से शादी कर रहा है। अगर उसे वो शेयर मिल जाएगा तो वो इस कंपनी का परमानेंट CEO बन जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और तुम भी बिल्कुल यही चाहती हो। जो सुनकर जिन मुस्कुराने लगती है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।